इसके बाद जो है चट्टानी खनिज आता है। चट्टानी खनिज में है तुम्हारा चूना पत्थर। ये चट्टानी खनिज है। देखिए चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है इसमें चूना में, तो ये ऐसी चट्टानों में मिलता है। ये अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और किस चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। अवसादी का मतलब जानते हो क्या होता है? परतदार, परतों में पाया जाता है चूना। तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। जो हमारा सीमेंट बनता है इसके लिए कच्चा माल प्रदान करता है कौन? चूना पत्थर। बिना चूना पत्थर के सीमेंट बनना असंभव है। और यह लोहे प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। लोहे प्रगलन यानी लोहे को गलाने के लिए जो भट्टियाँ तैयार की जाती हैं उनमें इसका प्रयोग होता है, पाया जाता है। इसके बाद है तुम्हारा आगे देखिए खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण माने जानते हो? बचत करना। अगर खनिजों का संरक्षण नहीं किया, खनिज जो है इसी प्रकार से बर्बाद करते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकालते रहे और उनका ज़्यादा प्रयोग करते रहे, तो तुम जानते हो ये कैसा है? ये जो है भविष्य में समाप्त हो सकता है। अगर समाप्त हो गया तो क्या होगा? फिर जो है आर्थिक विकास होना असंभव हो जाता है। इसलिए जो है इनका संरक्षण करना चाहिए। कहने का आशय जैसे कोयला है, कोयला खदानों में जब खदानों से निकाला जाता है तो कोयले को निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी भी कोई भी अंश जो हो बर्बाद नहीं होना चाहिए। या खनिज तेल निकाला जाता है तो खनिज तेल का अंश भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसकी समय समय पर देखरेख करना चाहिए। कोयले की भी देखरेख करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोयला निकलता है और कोयला निकलने से क्या होता है कि इसमें जब खदान खोदी जाती है, कोयला निकाला जाता है, तो जब तक कोयला निकलता रहे तब तक उसे निकालते रहना चाहिए। मान लीजिए तो कोयला निकल रहा है और तुमने सोचा गहराई बढ़ रही है, इतने गहराई तक क्यों खोदा जाए, तो समझ लें कि वो कोयला जो नीचे दबा हुआ हो दबा ही रह जाएगा। इसलिए जब तक कोयला निकलता रहे तब तक उसको चाहे जितनी गहराई हो जाए उसको निकालते रहना चाहिए। और तुम जानते हो जब कोयला निकाला जाता है तो कोयला निकालते समय क्या होता है? उसके छोटे छोटे चूरा हो जाता है, यानी धूल जैसा बन जाता है। छोटे छोटे कण हो जाते हैं तो उनको भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको जो है कहते हैं सिगड़ी में उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसी प्रकार खनिज तेल होता है। खनिज तेल जब निकाला जाता है तो खनिज तेल जानते हो जब निकालते हैं तो कहाँ पाया जाता है? जमीन के नीचे पाया जाता है। और जब जमीन के नीचे पाया जाता है और ज़्यादातर खनिज तेल कहाँ होता है? या तो पर्वतपतीय भागों में होता है या समुद्री किनारे पर होता है। तो समुद्र में तुमने देखा मुंबई हाई कहाँ बना हुआ? समुद्र में। और जब वहाँ से तेल लाया जाता है तो तुम जानते हो उसको पाइपलाइनों की सहायता से या जहाजी टैंकों की सहायता से, जो जहाज होते हैं बड़े बड़े शिप उनमें जो टैंक होते हैं उनमें जो है तेल भर करके जहाँ जो है उसके शोधनशालाएं होती हैं वहाँ भेजा जाता है। अगर वो टैंक जिनमें तेल भरा जाता है उनकी समय समय पर निगरानी नहीं की जाएगी, अगर मान लीजिए उसमें सुराख हो गया तो सुराख होने से क्या होता है? जहाँ से टैंक चला है वो जहाँ तक गया है वहाँ तक जो है तेल की बर्बादी हो जाती है। और तुम जानते हो तेल की बर्बादी के साथ साथ जो है वह वहाँ प्रदूषण फैला देता है। जो तुम्हारा सागरीय जल हो उसको भी प्रदूषित कर देता है, जिससे जो है काफी नुकसान भी हो जाता है। तो तेल का नुकसान तो हो ही रहा है। इसलिए जो है इसका संरक्षण करना चाहिए, इसको समय पर, और इसकी जगह वैकल्पिक प्रयोग ढूंढना चाहिए।
जैसे मान लीजिए आज खनिज तेल है, खनिज तेल जो है अगर हम इसी प्रकार से प्रयोग करते रहे तो भविष्य में समाप्त हो सकता है, क्योंकि वो तो जितना, जैसे मान लीजिए हम पानी है निकालते हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है, जब तक ट्यूबवेल के नीचे पानी है जमीन के अंदर तब तक देगा, और जिस दिन वहाँ का जल समाप्त हो जाएगा अपने आप से बैठ जाएगा, ट्यूबवेल पानी देना बंद कर देगा। इसी प्रकार खनिज तेल होता है, खनिज तेल जब निकाला जाता है तो निकालने से क्या होता है, जब तक उसके अंदर जो है खदान में तेल रहता है तब तक वहाँ से नीचे से तेल आता है, और जब वहाँ से तेल समाप्त हो जाता है तो वो समाप्त हो जाता है, निकलना बंद। तो इस प्रकार से ये भविष्य में समाप्त हो सकता है, तो समाप्त होने से इसके लिए वैकल्पिक प्रयोग ढूंढना चाहिए। अब वैकल्पिक प्रयोग क्या है, तुम देखते हो जल विद्युत चली है, जहाँ खनिज तेल चलता था, तेल से जो है इंजन चलते थे पेट्रोलियम से, अब वो जो है किससे चलने लगे हैं, विद्युत से। और अब विद्युत भी तुम जानते हो महंगी पड़ती जा रही है, तो उसके लिए भी वैकल्पिक प्रयोग ढूंढ लिया है। आज तुम देख रहे हो सौर ऊर्जा चलने लगी है। तो इस प्रकार से ये वैकल्पिक प्रयोग जब तक नहीं ढूंढे जाएंगे तो जानते हो भविष्य में ये जो है जो तुम्हारे ये खनिज जो ये तुम्हारे जो है ऊर्जा के साधन है ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ये समाप्त नहीं होना चाहिए, इनके लिए जो है इनका संरक्षण करनी, बचत करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए घिसे पिटे वाहन हैं, इनको नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए कि जहां लगना है तुम्हारा 1 लीटर वहां 2 लीटर ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, नुकसान होता है। या तुम जानते हो काम नहीं है और तुम जो है गाड़ी को घुमा रहे हो यहां से वहां, तो इससे क्या होता है, नुकसान होता है। इसलिए इसका संरक्षण करना चाहिए। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या होगा, परेशानियां पड़ेंगी। इसलिए खनिजों का संरक्षण करना अनिवार्य होता है। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उससे निर्मित पदार्थों का भारी निर्भरता सुपरिचित है। खनन योग्य निक्षेप का कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपटी का 1% है। जिन खनिज संसाधनों का निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी ही है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य हैं। अनवीकरण योग्य जानते हो क्या है, अनवीकरण योग्य ये है कि ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। इनको कहते हैं परंपरागत और अपरंपरागत। परंपरागत ये होता है कि जो परंपरा के अनुसार चल रहे हैं वो परंपरागत होते हैं, भविष्य में समाप्त हो जाते हैं। अपरंपरागत ऐसे होते हैं जो भविष्य में समाप्त नहीं होते हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन वे अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। जैसे ही गहराई पर जाते हैं गुणवत्ता घट जाती है। क्यों? क्योंकि वहां जो है नमी की मात्रा अधिक हो जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का होना, सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण रहे धातुओं का प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। यानी ऐसे उपाय ढूंढे जाए, मैंने अभी बताया था कि जो वैकल्पिक हों, उनकी जगह पर उनको प्रयोग किया जाए, ताकि जो है उसका कम उपयोग हो। अगर उसी प्रकार से उपयोग होता रहे, जैसे जानते हो आज जो देश जो खनिज संसाधनों में अधिक अग्रणी हैं, वो अभी तुम देख रहे हो विकास कर रहे हैं। और जिस दिन उनका खनिज संसाधन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो जो है लगातार उसको निकाल रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से, और जब उसका भंडारण समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनका फिर विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और जैसे हमारे देश में मान लीजिए अभी खनिज संसाधन इतना नहीं है, हम विदेशों से जो है आयात करते हैं और जो निर्यात करते हैं उनका जल्दी समाप्त हो जाएगा।
और जो आयात करते हैं उनका दबा हुआ है। तो दबा हुआ है तो इनका भविष्य में काम देगा और जो है ये आगे विकास करेंगे। तो इसलिए जो है इनका संरक्षण करना अनिवार्य होता है। अब है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन जानते हो, जिन खनिजों के द्वारा एक प्रकार की शक्ति या ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों के द्वारा एक प्रकार की शक्ति, पावर, ऊर्जा जो प्राप्त होती है इसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए वाहन को चलाने के लिए हमें पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है, खनिज तेल होता है, तो ये क्या है? ऊर्जा संसाधन है। तुम जानते हो रेलगाड़ी के चलाने के लिए कोयला की आवश्यकता होती है, या प्राकृतिक गैस है, ये भी क्या है? तुम्हारा ऊर्जा संसाधन है। तो ऐसे संसाधन जिनसे एक प्रकार की शक्ति और जल विद्युत है, ये भी ऊर्जा संसाधन है। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अब ऊर्जा संसाधन में के दो स्रोत हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत होता है। तो देखिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन है कोयला। कोयला तुम जानते हो कोयला क्या है? कोयला कैसे बना? कोयला अवसादी चट्टानों का रूप है। क्या है? अवसादी चट्टानों का रूप है। तुम जानते हो पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के कारण कोयला क्या है? अवसादी चट्टानों का रूप है। ये पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के कारण जब हमारी पृथ्वी में भूकंप जैसी प्रक्रियाएं या पृथ्वी का हिलना डुलना हो जाता है, भूकंप आ जाता है, तो भूकंप आने से क्या होता है? हमारी पृथ्वी हिल जाती है। तो नदियों के किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं वो क्या होते हैं? घाटियों में गिर जाते हैं। गिरने से उन पर लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या होता है? तलछट जमा होता है। आगे समझ में? तलछट जमा होने से क्या हो जाता है? जब वो हजारों करोड़ों साल उस पर जो है मिट्टी जमा होती रहती है, तो मिट्टी की भूमि के अंदर जो गर्मी होती है, उस गर्मी के कारण क्या होता है? वो जो पेड़ होते हैं वो झुलस कर कैसे पड़ जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। तो वो जो है काले पड़े हुए पेड़ ही क्या होते हैं? कोयले का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे कोयले को हम कहते हैं, उसी कोयले का नाम है पत्थर का कोयला। पत्थर का कोयला जो है ये नहीं है कि वो पत्थर का है तो लकड़ी का, लेकिन क्या है? उसको जलाया नहीं गया है, बिना जला हुआ है, केवल पृथ्वी की गर्मी के कारण जो है वो जला हुआ है। इसलिए जो है ये कोयला क्या होता है? अवसादी चट्टानों का रूप है। और ये इस प्रकार से बनता है जो बताया मैंने कि नदियों के किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं वो पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के कारण जो है क्या होता है? आंधी तूफान या भूकंप अन्य विवर्तनिक हलचलें होती हैं, इनसे क्या होता है कि पृथ्वी हिलती है। हिलने से जो घाटियों में पेड़ गिर जाते हैं उन पर लाखों करोड़ों वर्ष तक तलछट जमा होता है। तलछट जमा होने से क्या होता है? वो दब जाते हैं और दबने से क्या होता है? वो झुलस कर जो है काले पड़ जाते हैं। काले पड़ने से कोयले का रूप धारण कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कोयला। अब कोयले के प्रकार होते हैं। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। वैसे इसमें 3 प्रकार दिए होंगे लेकिन 4 होता है। एक है तुम्हारा एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। एंथ्रासाइट, कोयला। कोयला के प्रकार हैं 4। ये है, ये 4 प्रकार का होता है। एक है एंथ्रासाइट, दूसरा है कौन? बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। अब सबसे अच्छा क्या है? ये
ताप अधिक देता है और धुआं कम देता है। इसमें 85% कार्बन की मात्रा होती है और 2% पानी हो 15% के लगभग इसमें पानी की मात्रा होती है। इसलिए यह धुआं कम देता है और झाग अधिक देता है। इसमें क्या होता है, लोहे को गलाने की शक्ति अधिक होती है। समझ में आया? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट के बाद आता है तुम्हारा कौन सा है, बिटुमिनस। ये दूसरे क्वालिटी का कोयला है। इसमें जो है 75 और 25 का अनुपात होता है। 75 कार्बन और 25 क्या होता है, पानी। तो यह धुआं कम देता है, यह भी झाग अधिक देता है। इसके बाद आता है तुम्हारा लिग्नाइट। लिग्नाइट में जो है 40 और 60 का अनुपात होता है। 40 कार्बन और 60 पानी। तो तुम जानते हो जहां पानी अधिक होगा वहां क्या होगा, धुआं देगा। इसलिए धुआं अधिक देता है, ताप कम देता है। और ये जो पीट है, चौथा कोयला, ये क्या होता है, ये धुआं अधिक देता है, ताप बहुत ही कम देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है लकड़ी कैसी है, अर्ध जली लकड़ी, यानी ये जलने, पृथ्वी की गर्मी से झुलस नहीं पाई है। ये केवल प्योर लकड़ी होती है। इसलिए लकड़ी में क्या होता, पानी की मात्रा अधिक होती है और धुआं अधिक देगी और कार्बन कम होगा, यानी ताप अधिक कम देगा। इसलिए इसमें लोहे को गलाने की शक्ति बहुत ही कम होती है। अब तुम जानते हो लोहा कोयला, कोयला कहां पाया जाता है? तो कोयला को जानते हैं आप, कोयला जो है, कोयला के 2 क्षेत्र हैं। कौन कौन क्षेत्र है? 2 क्षेत्र हैं। एक है तुम्हारा टर्सेरी और एक है, कौन बताया था, एक टर्सेरी बताया था और एक ध्यान भी नहीं है। टर्सेरी क्षेत्र है, इसमें जो है 98% होता है और दूसरा है तुम्हारा गोंडवाना क्षेत्र, इसमें 2% होता है। आ गया समझ में? तो इसमें जो है तुम जानते हो जितनी तुम्हारी नदियां हैं भारत की, सारी नदियों के तटीय भागों में पाया जाता है। क्योंकि अभी मैंने तुमको बताया है कि कोयला कैसे बना, कहां बना, नदी घाटियों में। क्यों बना? क्योंकि नदियों की घाटियां कैसी होती हैं, गहरी होती हैं। और नदियों के किनारे तुम जानते हो अधिक क्या होते हैं, पेड़ लगे होते हैं। तो वो पेड़ क्या होते हैं, गिर जाते हैं। गिरने से क्या होता है, उन पर तलछट जमा होता है। इसलिए जितनी भी घाटियां हैं, तुम्हारा दामोदर है और तुम्हारा दामोदर घाटी क्षेत्र है, ये तुम्हारा महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गंगा है, ये गोदावरी है, जितनी भी नदियां हैं इनके तटीय भागों में अधिक मिलता है। जैसे बिहार है, उड़ीसा है, तुम्हारा जो है ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन क्षेत्रों में जो हो कोयला की क्या है, पश्चिमी बंगाल है। यहाँ तुमने देखा होगा पश्चिमी बंगाल में रानीगंज और झेरिया कोयले की खदानें हैं। तो यहाँ जो है इन नदियों के तटीय भागों में जो है कोयला पाया जाता है। और तुम्हारा जो गोंडवाना क्षेत्र है उसमें मात्र 2% कोयला पाया जाता है, जिसमें तुम्हारा क्या हो जाता है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है और असम है। यहाँ जो है बहुत ही कम कोयला पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है तुम्हारा कोयला हुआ। अब कोयले के बाद है तुम्हारा खनिज तेल। जिसको कहते हैं पेट्रोलियम। कितना हो गया, 10 हुआ। आज जो है पेट्रोलियम पढ़ाया जाएगा भाई।